और तो वो नारा आजादी वाला कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरे देश के लोगों के पास जाना जरूरी है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये आग्रह है कि जेएनयू को जितना आपने समय दिया है थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार मौजूद हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने। एक नौजवान को बहुत दिनों के बाद नेता बनते देखा है और मैं आपको उसके भाषण देने की प्रक्रिया, और वो जब बोल रहा है तो देश के जिन हालातों से गुजर रहा है, देश के जिन तस्वीरों से गुजर रहा है, जिस तरह के राजनीतिक बढ़ रहा है, वो बिल्कुल नया है। वो सारे शब्द, वो सारे राजनीतिक नारे जो पुराने बन गए थे, उसे किस तरह से अपनी नई आवाज़ से उसे जिंदा कर रहा है। एक लड़के को एक नेता बनते देखने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। इस रात में जब बहुत सारे लोग कन्हैया के बारे में दूसरी राय रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच कन्हैया अपने बारे में राय बना रहा है, वो पूरे देश की बात कर रहा है। उसके नारेबाजियाँ, उसके बोलने का तरीका, उसके शब्दों के चुनाव, उसके मुद्दे, सत्ता पे उसका हमला, और इस सब के बीच लोकतंत्र में आवाज़ की जगह की मांग आपके लिए, अपने लिए और सबके लिए एक बड़ा दिलचस्प सा एक नज़ारा है। हमने 2012-13 हिंदुस्तान की नई पीढ़ी ने रामलीला मैदान में देखा था, लेकिन 2014 की आंधी के बाद लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। देश में राजनीतिक संक्रमण पूरा हो गया है। दिल्ली में उस रामलीला मैदान के आंदोलन को सत्ता मिल गई है और बड़े स्तर पे केंद्र पे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। लेकिन ये वो आवाज़ बता रही है कि देश में अभी भी राजनीतिक प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वो एक भीषण संक्रमण के दौर से गुजर रही है। इसीलिए मैं आज आपको कन्हैया के इस आज़ादी ब्रांड के गाने के साथ इस प्राइम टाइम में आपको दूर तक ले जाऊंगा और दिखाना चाहता हूं कि एक लड़का जो तमाम तरह के अदालती आरोपों से घिरा हुआ है, उन आरोपों से अभी बरी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन दायरों के बीच में अपने लिए कितना बड़ा आकाश बना लेता है, बिना अदालत की सीमाओं को, उसकी बंदिशों को छेड़े हुए वो जो अपने लिए एक जगह बनाता है, इस देश में कोई नौजवान ही कर सकता है। आप उसके बारे में बहुत बुरी राय रखना चाहते हैं, बेशक रखिए, लेकिन देखिए कि इस प्रक्रिया के तहत कन्हैया को देखिए कि हमारे देश में नेता कैसे और कहां-कहां बनते हैं, राजनीति के फूल कहां-कहां खिल जाते हैं। वो सिर्फ पार्टियों के मुख्यालय में नहीं खुलते, उनके भीतर भी बड़े-बड़े नेता ज़मीन से उठकर चले आते हैं। ये भी एक चमत्कार है, एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन ये भी एक चमत्कार जैसा लगता है कि 3000 की कमाई का एक परिवार जेएनयू जैसे प्रबुद्ध संस्थान में आता है और वो सबकी आवाज़ बन जाता है, और वो आवाज़ जिसे दबाने की कोशिश की जाती है, वो उसे किस तरह से अपनी जीत हासिल करता है। ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, कन्हैया अभी पूरी तरह से कन्हैया नहीं बना है, इसलिए वो जो बनने की प्रक्रिया है उसकी यात्रा में आपको ले जाना चाहता हूँ प्राइम टाइम में। शिक्षकों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, तमाम लोग सबसे पहले
मैं जेएनयू के तमाम लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, हम चाहे वो दुकानदार हो या दुकान में काम करने वाले मजदूर हो, मैं तमाम लोगों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं इस मंच से आप तमाम स्टूडेंट के बिहाफ पर जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पूरे देश के लोगों को यहाँ मौजूद मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के वो तमाम लोग, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टैंड विद जेएनयू के साथ वो स्टैंड किए हैं, इसलिए हम उनको वो तमाम लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हो, वो तमाम लोग आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं लाइफ सलाम पेश करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके एबीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एबीवीपी है वो दरअसल बाहर के एबीवीपी से ज्यादा रेशनल है। एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। और लोकतंत्र मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। ये जो तमाम प्रक्रिया हुई है, मैं पहली बार कसम से, ये उस कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ और भादों का बाढ़ देखकर कहा हो कि ऐसी बाढ़ नहीं देखी। सच में कह रहा हूं, जेएनयू ने जो दिखाया है, जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, करना चाहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है। इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा
क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है। इसीलिए जो कहूंगा, जेएनयू में लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं, प्राइमरी डेटा है भाई साहब। तो पहली बात यह है कि जो प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक बात कहा है, और इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है, जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है, वो इशारों ही इशारों में समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। मामला सब जुडिस है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। इस देश में उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर समय है, इसीलिए इस गंभीर समय में हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्स-आरएसएस, क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हम भुला देंगे, तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है
और हम उसी को दोहरा रहे हैं। तुम हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? एक तरफ देश के सीमाओं पे नौजवान मर रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब का पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए, और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो उस देश के सवाल पूछना चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है, और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो देश के अंदर की सीमा पर भी मरते हैं। हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो? वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं, लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं। किससे आजादी मांग रहे हो? तुम ही बता दो कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं। तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं। मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो हमने कहा कि ये आरक्षण, बोला जातिवाद बहुत खराब है। हम बोले इसी जातिवाद से तो आजादी चाहते हैं। बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो कोई देशद्रोह नहीं है। हम बोले आप ये बताइए कि सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है? बोला हमारे डंडे को। बिल्कुल सही बात। क्या आप ये डंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं? बोला नहीं। तुम बोले सारा पावर किसके पास चला गया? बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट दे रहा है। और मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को। सिपाही ने जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है, जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था लेकिन उसको जेएनयू नहीं मिला, जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था, साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था, आज पुलिस की नौकरी कर रहा है। यहां जेएनयू खड़ा होता है, इसीलिए आप जेएनयू के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी पीएचडी ना कर सके, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहां पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पीएचडी नहीं करेगा। आप बंद करना चाहते हैं उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है, चाहे वो सीमा पे खड़ा हो, चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो, या जेएनयू में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो। आप उस आवाज को मिलने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इसीलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं, और लेनिन ने कहा है डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसीलिए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसीलिए हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम इसीलिए सोशलिज्म की बात करते हैं कि एक चपरासी का बेटा
और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके। इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भूखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है। यही बाबा साहब का सपना था, यही साथी रोहित का सपना है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा बनकर के इस मुल्क में खड़ा हुआ है, इस बात को देख लो। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला। एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। मैं उस कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है। एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है, एक प्लेट में, और वो प्लेट मुझे भारत की तरह दिख रहा था और वो ब्लू कटोरी मुझे अम्बेडकराइट मूवमेंट लग रहा था। और मुझे लगा कि अगर इसकी यूनिटी इस देश के अंदर बना दी गई, सच कहते हैं, अब नो मोर देखते हैं, बेचने वाले को भेजते हैं, बेचने वाला नहीं चाहिए, सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास हम सचमुच का स्थापित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। बहुत दिनों के बाद जेएनयू के स्टूडेंट को जेल भेजा गया है, काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एक मजेदार बात बता देता हूं जो उससे जुड़ा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय, बोलना पड़ेगा ना, इसको टॉप करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। तो हिटलर की बात, खुर्शेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। बहुत ही पर्सनल चीज है। मेरी माँ से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में रहता था, मैं घर बात नहीं करता था। जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वालों से। तो मैंने अपने माँ को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया।
तो मेरी माँ बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया, चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है, हम तो अपना दर्द बोलते हैं, जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा है, मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है, तो कभी मन की बात करते हैं, कभी माँ की भी बात कर लें। मेरे पास कोई शब्द नहीं था उसको कहने के लिए। कैसा देश होगा जिस देश में देश के लोग ही नहीं होंगे। आप सोचिए, जेएनयू के पक्ष में अगर जो लोग खड़ा हुए हैं उनको बार बार सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कैसे लोग आते हैं जेएनयू में। यहाँ पर 60% लड़कियां पढ़ती हैं। देश का एकमात्र संस्थान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तमाम कमियों के बावजूद, जेएनयू एकमात्र ऐसा संस्थान है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करता है, और जहां लागू नहीं करता वहां लागू कराने के लिए हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं।